तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है, कल हमने कंपोजिट डीलर के लिए अपने केस को स्टडी किया था। आज हम टैली के अंदर रेगुलर डीलर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के अंदर रेगुलर डीलर कौन होता है, कैसे वो टैली के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैसे उसकी रिटर्न्स बनती हैं, क्या क्या बातों को उसे ध्यान में रखना है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए। तो एक एक केस को एक एक करके हम उठाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे टैली से रिलेटेड शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा पार्ट है टैली का जिसको अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो एक तरह से आप टैली में ट्रेंड नहीं हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कंपनी बनाने से। क्रिएट कंपनी हमने किया, एक नया सेटअप हम रेडी कर रहे हैं जीएसटी रेगुलर डीलर के लिए। तो हम कंपनी का नाम भी एक तरह से यही दे देते हैं, जीएसटी रेगुलर डीलर, जिससे कि हमें याद रहे इस कंपनी का नाम। हमने अपनी स्टेट भर देनी है, हरियाणा। पिन कोड अगर आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। एड्रेस का ऑप्शन यहाँ था, आप भरना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। रीजन क्या है, जो भी एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे वही एड्रेस एज इट इज आपके टैक्स इनवॉइस पे आएगा। तो मान लीजिए मैं इसको भर देता हूं। तो जो भी आप लोगों का फोन नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर आप इनवॉइस पे, बिल पे चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपकी कोई ईमेल आईडी है वो आप यहाँ भर सकते हैं। ऐसी कोई वेबसाइट आप लोगों की है वो आप यहाँ भर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है। ओल्ड बिजनेस के लिए बुक्स भी आपको याद है उसी डेट से स्टार्ट होंगी। कोई पासवर्ड हम नहीं इनेबल कर रहे फिलहाल के लिए। इस पे हमने सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों के लिए यही रहेगा कि हमें जीएसटी फीचर्स को ऑन करना है। और जब भी हमें टैली के अंदर किसी फीचर को ऑन करना है तो हमें अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस करना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में हम चलते हैं। जैसे ही एंटर किया, सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने रहेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस किया हम लोगों ने। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने रहेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी हम लोगों ने यस कर दिया। तो जैसे ही हमने यस किया, एक नया विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। इस नई विंडो में जो जो इंफॉर्मेशन हमने भरनी है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वो स्टेट जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर कर रहा हूं। अब हमने कंपोजिट के बजाय रेगुलर स्कीम को रखना है। यहाँ रेगुलर स्कीम को रखा। असेसिस ऑफ अदर टेरिटरीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नो रखेंगे। जीएसटी नंबर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ आप डाल देंगे। आपने एंटर कर देना है। जिस पर्टिकुलर डे और डेट पे आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यहाँ आपने एंटर कर देना है। मान लीजिए मैंने ये 1 जुलाई 2017 को अप्लाई करके लिया था, मतलब उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इशू हुआ था। पेरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझेगा हर कोई स्टूडेंट। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से इस बारे में बात की थी कि रेगुलर डीलर के लिए रिटर्न्स जो हमें भरनी है उसमें पहला पार्ट हमारे सामने आया है जीएसटी R1 के नाम से। पेरियोडिसिटी का मतलब है कितने पीरियड के बाद आप इसे गवर्नमेंट को देना, मतलब ये रिटर्न फिल करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो देखिए ध्यान से समझना, जीएसटी R1 में दो केसेस होते हैं, मंथली और क्वार्टरली। ऐसे बिजनेस जिनकी रिटर्न 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन है कि उन्हें मंथली बेसिस पे इस रिटर्न को भरना ही भरना होगा। तो उनको तो बाय डिफॉल्ट इसे मंथली रखना होगा। अगर ऐसा कोई बिजनेस जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो मंथली भर सकते हैं, वो चाहे तो क्वार्टरली। पर यहाँ एक बात का खास तौर पे ध्यान रख के चलना, इस ऑप्शन को यहाँ से चूज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, जीएसटी के पोर्टल पे जो गवर्नमेंट ने आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया है जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए, वहां आपने इस रिटर्न के लिए क्या पीरियोडिसिटी चूज की हुई है। जो पीरियोडिसिटी वहां पे चूज की हुई है वही पीरियोडिसिटी आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। इसके बारे में एक छोटी सी बात और ध्यान में रख के चलना हर कोई।
देखिए वहां पे अगर आपने क्वार्टरली रखा हुआ है तो सही है, क्वार्टरली से आप मंथली कभी भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्वार्टरली से मंथली का ऑप्शन कभी भी चूज कर सकते हैं। पर एक बार अगर आपने मंथली कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वार्टरली में नहीं लेके जा सकते। तो इस बारे में खास ध्यान रखना, क्वार्टरली से मंथली में आप लेके जा सकते हैं, पर मंथली होने के बाद क्वार्टरली में नहीं लेके जा सकते। तो हम मंथली मान लेते हैं एक बार यहाँ पे, ई वे बिल एप्लीकेबल। तो हम इस बारे में भी इस जीएसटी रेगुलर डीलर के केस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ई वे बिल का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वापस रिपीट कर रहा हूं आप लोगों की नॉलेज को दोबारा एक बार शार्प करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का मतलब क्या है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चालान की तरह काम करता है। पहले क्या होता था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए एक दुकानदार को, जो सामान बेच रहा है कस्टमर को, उसको अपने बिल के साथ अपने एक डिलीवरी चालान को बनाना पड़ता था, जिसका वो मैन्युअली बनाता था। तो सरकार के मन में कुछ शंका थी, कुछ आशय था, कुछ डर था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से टैक्स की चोरी ना होती हो। तो सरकार ने उस डाउट को खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट ने उस डाउट को बिल्कुल बंद करने के लिए क्या किया कि जब भी आपकी गुड्स, जब भी आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो आपको हमारे पोर्टल के ऊपर डिलीवरी चालान उसका बनाना होगा, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, मतलब रास्ते का बिल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन आपको जनरेट करना होगा। इसमें गवर्नमेंट ने 2 से 3 बातें कही, वो भी समझ लेना आप बच्चे सभी। सबसे पहली बात, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके एक बिल की कीमत, मतलब एक इनवॉइस की वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है। मतलब अगर कहीं आप सामान दे रहे हैं और वहां पे आपके इनवॉइस की वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना जरूरी है। अगर 50,000 से नीचे है इनवॉइस की वैल्यू, तो आपकी इच्छा पे है, आप ई वे बिल बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वहां फाउंडेशन या कंपलसरी नहीं है। तो हम इसको यस करके चलते हैं। वैसे तो ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को। आपने जब भी ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वो डेट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1 अप्रैल 2020 ही इसको मान के चल रहे हैं। तो देखिए सेम वही ऑप्शन आपके सामने आ गया, थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, कि आपने कितने रुपए के बिल के ऊपर इसको बनाना है, 50,000 हमने रखा। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, शुरुआती दिनों में ऐसा था कि कुछ गवर्नमेंट्स ने इसको सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन से सिर्फ इंटरस्टेट लगाया था, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। तो कुछ ही दिनों के बाद बाकी सरकारों ने भी सेम पैटर्न, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इंट्रास्टेट भी लगा दीजिए, तो सभी ने क्या किया, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों पे लगा दिया। तो आज के टाइम में हमें इसे यस ही रख के चलना है। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको हम नो करके चलेंगे अभी। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको नो करके चलेंगे। ये क्यों नो करके चल रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अभी जिक्र कर देता हूं। एडवांस रिसिप्ट एक कॉन्सेप्ट था पहले, जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होता था, एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसिप्ट पे। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इस पे रोक है, इसीलिए हम इसको नो करके चल रहे हैं। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट एडवांस लर्निंग ऑफ जीएसटी में हम एक बार देखेंगे और समझेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वो जीएसटी के अंदर रोल प्ले करता है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको हमें तभी यस करना है अगर हमारे बिजनेस में एक सिंगल टैक्स की आइटम ही मूव कर रही है। मतलब मान लीजिए मेरे पास 18% जीएसटी का ही स्टॉक आता है, जाता है, जो भी बिजनेस में मूवमेंट्स हो रही हैं वो एक ही फिक्स टैक्सेबल पे हो रही हैं। बट ऐसा बिजनेस में 99% मेरे को लगता है नहीं होता, तो हम इसको नो करके चलेंगे। जैसी आइटम होगी, जैसा टैक्स रेट होगा, हम उसके लिए देख लेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को भी हम नो करके चल रहे हैं, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारी परचेज लोकल होगी, इंटरस्टेट होगी, रेगुलर से होगी, रजिस्टर्ड से, रेगुलर तो रजिस्टर्ड ही हो गया, मतलब कंपोजिट से होगी, अनरजिस्टर्ड से होगी, कहां से होगी, ये डिपेंड करता है टाइम पे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे। तो हम अभी से इन चीजों को श्योर नहीं करके चल रहे। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड,
ये लेटर ऑन एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में गुड्स को सप्लाई किया जाता है, यहाँ क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं या फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए रहती हैं। तो एक तरीके से ये एडवांस लर्निंग के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को फिलहाल के लिए हम इग्नोर करके चल रहे हैं। अभी हम जो बेसिक लर्निंग ऑफ जीएसटी है उसी पे अपना फोकस रख रहे हैं। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, बिल्कुल यस हमने कर दिया, हमारी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। तो हमने यहीं से अगर स्क्रीन को एग्जिट करना है सेव करने के साथ, जैसा कि आपको याद होगा अगर आप माउस को भी ध्यान से देखेंगे तो एक्सेप्ट के लिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ए के नीचे डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल ए। तो हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया तो हमारी ये स्क्रीन थी जो वो सेव हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी टैली को ऑटोमेटिकली टैली ने वो स्टोर कर ली। तो एस्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि टैली के अंदर हमने जीएसटी ऑन किया, कहां कहां क्या क्या चेंजेस हमें इससे मिले। पहले हम चेंजेस के बारे में देखेंगे ताकि ये आपको याद रहे कि जीएसटी ऑन करने से कहां कहां बदलाव आता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं, अकाउंट्स इन्फो में लेजर में चलते हैं एक बार और क्रिएट के लिए ओपन कर लेते हैं जी। तो देखते हैं एक बार, मान लीजिए दो मोस्ट कॉमन अकाउंट्स हमने बनाए सेल्स के अंदर। अभी तक देखिए आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो चाहे मैंने कोई ग्रुप अभी सिलेक्ट नहीं किया पेंडिंग छोड़ा है, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी ओपन हो गई ऑटोमेटिकली। रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी आईएन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो जीएसटी फीचर्स को ऑन करने के बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे पूछनी शुरू हो गई है जीएसटी के लिए। हमने सेल्स कर दिया इसको एंटर करने के बाद। तो आप चेंज देखेंगे स्क्रीन पे, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन भी टैली ने पूछनी शुरू कर दी है आपसे। स्टैट्यूटरी फीचर्स हमें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। देखिए टाइप ऑफ लेजर, डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग। जब हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे या इनवॉइस को राउंड करने के लिए राउंड अप, राउंड डाउन या राउंड ऑफ, जब हमें पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करना है जहां हम पैसों में डील नहीं कर सकते, तो वहां हम ये अकाउंट्स को डील करेंगे, तब हम टाइप ऑफ लेजर में जाएंगे। अदरवाइज हमने इसे नॉट एप्लीकेबल करके चलना है। क्या सेल्स पे जीएसटी है? जब हम रेगुलर हैं तो डेफिनेटली सेल्स पे जीएसटी है, हमें इस जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम चेंज नहीं करेंगे, पर फिर भी हमें नॉलेज के लिए एक बार यस करके जरूर देखना है कि क्या क्या हमारे लिए ऑप्शन है। यस किया तो आप सबसे पहले देखेंगे एक नया मेन्यू आपके सामने ओपन हो गया है, नई स्क्रीन आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे डिस्प्ले हो गई है। सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है एचएसएन एसएससी डिटेल्स। हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। एक कोड इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट पे प्रोवाइड किया गया है हर टाइप की आइटम को। इंडिया के अंदर ये 8 अंकों का 8 डिजिट्स का है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स में डील करते हैं, अगर आपकी सप्लाई विद इन इंडिया है तो आप उसके लास्ट के 4 डिजिट से भी इसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब हमें लास्ट के 4 अंक चाहिए होंगे। एक बात ध्यान रख के चलना, कंपोजिट डीलर इन एचएसएन कोड के साथ तभी डील करता है जब उसे ईवे बिल बनाना हो। मतलब क्या है इस बात से मेरा, कि अगर ईवे बिल हमें बनाना है फिर तो हमें एचएसएन कोड जरूरी चाहिए। उससे अगर आप ईवे बिल नहीं बना रहे हैं और आपकी रिटर्न भी 1.5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ से नीचे, तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। पर हैबिट बनाइए इसे डालने की, क्योंकि किस टाइम आपको ईवे बिल बनाना पड़ जाए पता नहीं चलता। तो हम एक बार डिस्क्रिप्शन का मतलब है गुड्स के बारे में कुछ लिखना है हमें, सेल्स के बारे में हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। एचएसएन मैंने पहले ही बोला हम यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने समझना है। एचएसएन के ओब्लिक में दिया हुआ है एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड। देखिए आपको याद होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो एचएसएन आएगा, जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड आपका आएगा। इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या जिन आइटम्स का आप ट्रेड करने वाले हैं मतलब सप्लाई करने वाले हैं, क्या वो नॉन जीएसटी गुड्स हैं? हमने इसको भी अभी ब्लैंक छोड़ा फिलहाल के लिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया था इंटरस्टेट सप्लाई है, लोकल सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड से हम इसको कुछ नहीं लेके चल रहे फिलहाल के लिए। तो सेल्स जो आप डालना चाह रहे हैं टैक्सेबल की है, कुछ नहीं, आइटम लेवल पे हम इनको देखेंगे हमने और इसको सिर्फ नो कर देना है। टाइप ऑफ सप्लाई हमारी सेल्स के अंदर गुड्स होगी, गुड्स हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना।
सेम एज इट इज हम लोगों ने क्या किया, परचेज का अकाउंट बना लेना है अंडर परचेज। सेम वही ऑप्शंस रहेंगे, हमें कुछ नहीं चेंज करना, सिंपली टाइप ऑफ सप्लाई को हमने गुड्स पे रखा और एंटर कर लिया। ये दो तो बहुत मोस्ट कॉमन अकाउंट्स है, दो इनमें एक बार और देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न आप बनाते हैं जैसे अंडर सेल्स के, सेम पैटर्न पे हम लोग चलते हैं ऐसे ही, और फिर हमने बनाया परचेज रिटर्न, ठीक है जी, अंडर परचेज हमने इसको क्रिएट कर लिया। सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है इन चारों अकाउंट्स के लिए। अब देखिए जी, ये चार अकाउंट्स बनाने के बाद हमें जो खास तौर पे ध्यान रखना है, आप जानते ही होंगे, याद भी होगा हर स्टूडेंट को, कि जब भी हम सेल या परचेज की बात करते हैं तो दो ग्रुप हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम गुड्स ऑन क्रेडिट उधार पे सप्लाई करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं ऑन क्रेडिट जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं। तो एक बार 2 से 3 केसेस हम यहाँ बना के देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने बनाया मोहन लाल एंड सन्स, ब्रैकेट में आप लोगों को याद रखवाने के लिए लिख रहा हूं क्रेडिटर, ताकि हमें पार्टी वाइज माइंड पे प्रेशर ना डालना पड़े ये डेटर्स था या क्रेडिटर था। तो मोहनलाल एंड सन्स क्रेडिटर बनाया हमने, यहां से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से भी इसको सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने एंटर नहीं किया। ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ चेंज आने वाला है, प्लीज ध्यान देना, इस एरिया में भी चेंज आएगा और उस एरिया में भी। तो सन्ड्री क्रेडिटर जैसे ही किया, देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, बिल्कुल हम बिल बाय बिल सारी डिटेल रखना चाह रहे हैं पार्टी की, हमने यस कर देना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड विदाउट इंटरेस्ट या विदाउट ओवरड्यू, कितने दिन का हमें उससे क्रेडिट मिलेगा, तो हमने 7 डेज डाल दिया मान लीजिए। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, फिलहाल के लिए नो। अगर हमें वाउचर के अंदर क्रेडिट डेज चेंज करने हैं, 7 डेज के बजाय कम या ज्यादा करने हैं, तो हम इसे यस करके चलेंगे, फिलहाल के लिए नो रख रहे हैं। मोहनलाल एंड सन्स, उसका एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इसका एड्रेस डाल दिया करनाल का, एंटर कर दिया हरियाणा। अब प्लीज ये हरियाणा से पहले इससे नीचे वाली लाइन ध्यान से पढ़ लीजिए, सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेट टू कैलकुलेट जीएसटी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। टैली आपको बहुत क्लियर कट मेंशन कर रही है कि आपको पार्टी की स्टेट को बिल्कुल सही रखना है अगर आप जीएसटी कैलकुलेशन सही से करना चाहते हैं। ऐसा क्यों, आप स्टूडेंट्स को याद होगा अच्छे से, हमने बात की थी जीएसटी के अंदर 2 टाइप की सप्लाई होती है। एक सप्लाई होती है लोकल सप्लाई जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, एक सप्लाई होती है आउट ऑफ स्टेट जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। तो जब हमारी लोकल सप्लाई होती है तो जीएसटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी, ठीक है जी। और जब हमारी सप्लाई इंटर स्टेट होती है अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो हमारा जीएसटी जो कंट्रीब्यूट होता है वो फॉर्म में होता है आईजीएसटी की। तो अगर हमने स्टेट में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जीएसटी कैलकुलेशन में वो हमें तंग करेगी। तो हमने मान लीजिए करनाल लिया है तो हरियाणा से ही होगा, एंटर किया। अगर आप उनकी बैंक डिटेल सेव करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं, पैन उनका चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर तो रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप की हम बात करते हैं, वो हमारे लिए जो पार्टी जिनसे हम सामान ले रहे हैं वो किस टाइप के जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमने उनको मान लीजिए रेगुलर डीलर में रखा, तो टैली ने पूछ लिया कि उनका जीएसटी आईएन यहाँ एंटर कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, जो भी जीएसटी आईएन उनका है, एक बार हम एंटर कर देते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को भी एक बार यस करके चेक कर लेते हैं। रेगुलर, अदर टेरिटरी नहीं है। ई कॉमर्स आप सबको अच्छे से याद है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा, मतलब पेटीएम मॉल, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल आप देख रहे हैं उनको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, वो भी नहीं है। ये डीम्ड एक्सपोर्टर नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब आउट ऑफ इंडिया हम मूव करते हैं गुड्स के लिए, एज ए सप्लाई देते हैं या लेते हैं, वहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। पार्टी टाइप डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमी जोन। अभी हम इन तीनों ऑप्शंस में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लेटर ऑन
एडवांस लेवल की लर्निंग पे हमें बचा के रखना है अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इज ए ट्रांसपोर्टर, क्या ये सामान सप्लाई करते हैं? नो। हमने इस सारे इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया अपनी जरूरत के हिसाब से। ऐसे ही मान लीजिए एक हमारे पास पार्टी है राजकुमार, इसके ब्रैकेट में हमने लिख लिया डेटर, सन्ड्री डेटर हमने इसको बना लिया। सेम वही आपके सामने हरियाणा मान लीजिए। अब ये कौन है? रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है। मैंने बोला कि ये कंज्यूमर है, नॉर्मल कस्टमर है। नॉर्मल कस्टमर का कंज्यूमर वैसे आपको वापस याद दिला दूं, वो होता है जो एंड कस्टमर होता है, जो आइटम को कंज्यूम कर लेता है। तो हमने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो रखना है इसके लिए, क्योंकि जीएसटी इस पे नहीं है, जीएसटी आई है। इस इंफॉर्मेशन को भी हमने सेव कर लिया। एक काम करते हैं, हम लोग एस्केप करके आते हैं, डिस्प्ले में एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या बनाया। मोहनलाल एंड सन्स क्रेडिटर बनाया हमने। जीएसटी के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमने एंटर करनी थी वो ध्यान रखा। परचेज रिटर्न बनाया, परचेज राजकुमार, सेल्स रिटर्न। अभी हमें 3 लेजर मोस्ट इंपोर्टेंट बनाने हैं जो अभी पेंडिंग है हमारे। सबसे पहले हम बना रहे हैं सीजीएसटी, जिसको कि हम पार्ट मानते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। इसके लिए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज हमने रखा जीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहां से हमने सेंट्रल टैक्स ले लेना है। कोई परसेंटेज हमने यहां नहीं डालनी, प्लीज खास तौर पे ध्यान रख के चलेगा हर कोई। राउंडिंग मेथड यहाँ कोई राउंड ऑफ नहीं करने वाले हम लोग, हमें सिर्फ इस अकाउंट को क्रिएट कर देना है। सेम पैटर्न पे हमें एसजीएसटी बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, और एंटर कर दिया हमने इस इंफॉर्मेशन को भी। सेम पैटर्न पे हमने आईजीएसटी बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, और एंटर कर दिया। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, एक अकाउंट में बना नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए, आपको दिखा रहा हूं सिर्फ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और ये सेस बेस्ड ऑन वैल्यू हमने लिया। मान लीजिए लग्जरी आइटम पे आपको याद होगा हमने पहले एक बार जिक्र किया था कि जीएसटी में सेस है, तो जब हम लग्जरी आइटम्स के लिए जीएसटी की बात करेंगे तब हम इसको भी कंसीडर करेंगे। ये सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि किसी बच्चे के मन में ये डाउट ना रहे कि सेस का एक ऑप्शन था, वो हमें क्यों नहीं बताया गया। इसीलिए हमने इसके बारे में यहीं पे डिस्कस कर दिया कि जब जरूरत होगी तो यहां से हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये 3 लेजर हम लोगों ने बना दिए हैं। इस तरीके से हमने लेजर्स को बनाना है, चाहे वो किसी भी टाइप का रजिस्टर्ड पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंपोजिट हो, जो कुछ भी हो, हमें ये लेजर्स बना के चलने हैं। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जीएसटी को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे वहां फीचर्स को इनेबल तो कर ही रखा है हमने जीएसटी, कैसे उनको यूज करना है और किन किन बातों का वहां ध्यान रखना है। तब तक के लिए थैंक यू।